नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और सीटेट का प्रैक्टिस सेट ये हम लोग 8 नंबर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है प्रेरणा, बी है क्रमबद्धता, सी है अभ्यास, डी है सीखना। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रेरणा यानी मोटिवेशन। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका है। तो नंबर 1 है ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, दूसरों की अभिव्यक्ति ग्रहण करने में, जानकारियाँ जुटाने में, और ये सभी। तो आप जानते हैं, आप ये सब पढ़ चुके हैं, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग है श्रवण, भाषण, गायन और लेखन। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण। और मित्रों, आप भी अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किलपैट्रिक की देन है। तो किलपैट्रिक की देन क्या है? खेल प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली। तो 4 का सही हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक की देन है, ये याद कर लीजिएगा। पैट्रिक प्रोजेक्ट, पैट्रिक प्रोजेक्ट 2 बार आप दोहराएंगे, याद हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है। तो मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर देख लेंगे कि नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है। रंगमंच अभिनय, कक्षाभिनय, मौन पठन और वाचिक अभिनय। तो किसका महत्व नहीं है? 6 में देख लेंगे, मौन पठन का महत्व नाटक शिक्षण में नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और दंड का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मित्रों यहाँ पर 7 का डी, दंड का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का एक प्रकार है आदेशात्मक कार्य, अनुदेशात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, धनात्मक कम, अधिक ऋणात्मक कार्य। तो जो सही आंसर होगा 8 का वो होगा अनुदेशात्मक कार्य यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 9 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में, भाषा शिक्षण अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया में समय की बचत करने में, और ये सभी। तो 9 का हो जाएगा ये सभी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना उपयुक्त है। तो केवल निबंधात्मक, केवल लघु स्तरीय, केवल वस्तुनिष्ठ, तीनों का समन्वित रूप। तो जो 10 का हो जाएगा वो सही हो जाएगा तीनों का समन्वित रूप। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, निरंतर अभ्यास जारी रखें और चैनल पे बने रहें। और आगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर तरह के कोर्स चैनल पे उपलब्ध हैं। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और आप अपनी नौकरी को और अपनी एक सीट को सुनिश्चित कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा अपने अनुभवों को लिखना। चलिए 12 में देख लेंगे कि ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। तो 12 का हो जाएगा सुनना और पढ़ना। 13 में लिखा है कि लेखक कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना, और ये सभी। तो 13 का हो जाएगा ये सभी। यहाँ पर देख लीजिए, भाषा लेखक कौशल में के विकास में व्याकरण का महत्व है, तो ये सारे
ऑप्शन इसमें समाहित हो जाएंगे। चलिए 14 में लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में ध्यान रखा जाए रुचियों का, प्रवृत्तियों का, व्यक्तिगत भिन्नताओं का, इन सभी का। तो 14 का है, आंख बंद करके आप डी लगा सकते हैं, इन सभी का। जहाँ सकारात्मक चीज़ें आ जाएं वहाँ पर इन सभियों में ही भलाई है। चलिए लिखा है भावाभिव्यक्ति का सरलतम साधन है दृष्टि संकेत, हाव भाव, मुद्राएं और भाषा। तो जो 15 का हो जाएगा ये हो जाएगा भाषा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षी जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो जो 16 का सही आंसर हो जाएगा कक्षी जटिलताओं को बढ़ा देता है अधिक भाषाएं। चलिए 17 नंबर में लिखा है कि दृष्टिगत बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो जो 17 का सही आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में से किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और उनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो यहाँ पर ये बी आंसर हो जाएगा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों। चलिए 19 नंबर में देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो सबसे उचित होगा बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा लिखिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी। तो जो 20 का सही आंसर है वो है व्याकरण आधारित संज्ञा संरचना अभ्यास। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो 21 में देख लेंगे विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। बी में लिखा है कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करना। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और डी में है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो जो 21 का सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 22 का जो पहले पढ़ लेंगे सारे ऑप्शन। भाषा के व्याकरणीय नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। तो जो 22 का होगा वो होगा डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। चलिए 23 नंबर देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। तो जो 23 का सही आंसर होगा सीखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन ए। चलिए 24 नंबर में लिखा हुआ है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा की बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। डी में लिखा है बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पर 25 से 30 एक गद्यांश है। इस पद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले,
मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। चलिए देख लेंगे यहाँ पर 25 नंबर में पूछ रहा है कि शब्द आलम से तात्पर्य है, तो भावना से, माहौल से, घटना से, उल्लास से। तो आलम का तात्पर्य किससे होगा? माहौल, क्या आलम है, इस तरह से नहीं बोलते हैं लोग। चलिए 26 में देखेंगे कि उपरोक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष और उल्लास, मस्ती का आलम, आंसू, दीवानों की हस्ती। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा दीवानों की हस्ती। शब्द हस्ती से क्या तात्पर्य है? समय, स्थान, मस्त, अंश। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा समय। चलिए 28 नंबर देखेंगे। कवि ने स्वयं को किस शब्द से संबोधित किया? दीवाना, वीर, मस्त, आंसू। तो मस्त से संबोधित किया है। 29 नंबर में देखेंगे कि पंक्ति तुम कैसे आए कहाँ चले में कवि ने तुम शब्द से किसे संबोधित किया है? आंसू, आलम, दीवानों, उल्लास। तो जो 29 है वह है दीवानों से संबंधित। उल्लास का समानार्थी है विवाद, सुख, हर्ष, आनंद। तो जो सही आंसर है वो है हर्ष, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर। तो मित्रों यह थे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको पसंद आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।